का हार्दिक स्वागत है। मैं विषय अध्यापक लखनलाल मीना, कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान का प्रथम पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल का आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पुस्तक की जानकारी करना हमें अनिवार्य होता है। आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी के कोर्स के आधार पर इस सत्र में कक्षा 6, 7, 8, 9 की विषय जो पुस्तकें हैं उनको बदल दिया गया है। तो उसी बदले हुए पाठ्यक्रम के आधार पर आपको सबसे पहले कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन को कितनी पुस्तकों में बांटा गया है, सबसे पहले इसके बारे में आपको समझना है। ध्यान दें, इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। उनके नाम क्या है ये आपको समझना है। तो पहला हमारे अतीत भाग, सेकंड यानी प्रथम पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग सेकंड। ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार दूसरी पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये दूसरी पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार तीसरी पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। इस प्रकार हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक ज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इन 3 पुस्तकें इस विषय के अंतर्गत कर दी गई है, जो कि पिछली कक्षाओं में आपने ध्यान दिया होगा। पिछली कक्षा में सामाजिक ज्ञान की एक किताब हुआ करती थी, उसी में सभी का मिश्रण किया जाता था, परंतु इस बार इनको अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको अलग अलग इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले हमारे अतीत भाग सेकंड, जिसका पाठ नंबर 1 का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, अर्थात हजारों वर्षों के बीच में जो हमारे इतिहास है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और किस किस क्षेत्र में हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ एक तो सूचना के क्षेत्र में, एक भाषा के क्षेत्र में आपको ध्यान देना है। सूचना के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, भाषा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आगे हमारी जो पुस्तक है कि पेज नंबर 1 व 2, हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 व 2 पर जो मानचित्र दिए हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, दोबारा ध्यान दें, हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 व 2 पर 2 मानचित्र दे रखे हैं। पहले पेज पर एक मानचित्र दे रखा है और दूसरे पेज पर दूसरा मानचित्र दे रखा है। ये दोनों मानचित्रों को देखने से हमें इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम आप ये देखिए कि पेज नंबर 1 व 2 पर जो मानचित्र दिए उससे हमें क्या पता चलता है। उससे हमें पता चलता है कि भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, अल इदरीसी ने 1154 में एक नक्शा बनाया था। किसने बनाया, प्रश्न पूछा जा सकता है, किस भूगोलवेत्ता ने 1154 में नक्शा बनाया था। तो आपको याद रखना है, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में एक नक्शा बनाया था। वह दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा था। यह भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता था। यानी आपको ध्यान देना है सभी को, अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था वो वो विश्व के मानचित्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और उसमें से यह भारतीय उपमहाद्वीप को, वह मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता था। दूसरा मानचित्र 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया। अब दो बातें आ गई आपके सामने। प्रथम नक्शा किसने बनाया, अल इदरीसी ने। कब बनाया, 1154 में। दूसरा नक्शा किसने बनाया, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। कब बनाया, 1720 में। किसने बनाया, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। लेकिन ये दोनों ने जो नक्शे बनाए थे
इन दोनों के नक्शों को अगर देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि दोनों ने एक ही स्थान, एक ही जगह का नक्शा बनाया है, परंतु इन दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है, यानी अल-इदरीसी ने अपने नक्शे में दक्षिण भारत को उस जगह पर बताया है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, यानी उत्तर भारत की ओर ढूंढेंगे, उस जगह पर दर्शाया है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ बताया है। इन जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं, परंतु उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था सूचना भाषा का बदलाव, तो आगे इसमें आप ध्यान दें, मानचित्र नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 2 पर है। पहले मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था, यानी पहला मानचित्र 600 वर्ष पहले बनाया और दूसरा मानचित्र 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में आपको ध्यान देना है। जो पहले मानचित्र के बारे में हमने बात की थी, अल-इदरीसी वाले के बारे में 1154 वाले में, और दूसरा 1720 का जो मैंने आपको सन बताया था, तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। पहले मानचित्र को देखने से हमें ऐसा एहसास होता है कि इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, जबकि द्वितीय मानचित्र के बारे में जब आप देखते हैं तो उससे आपको एहसास होता है कि इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगने लगा और उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में देखकर आश्चर्य होता है। तटीय इलाकों के बारे में देखकर हमें आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि इस कालावधि में यूरोप के नाविक, आपने सुना होगा वास्को डी गामा समुद्री यात्रा करते हुए उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की थी। तो यूरोप के नाविक, यानी नाव में बैठकर, यूरोप के जो नाविक थे वो नाव में बैठ करके तथा व्यापारी, इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा के लिए अधिकांश नक्शा नंबर 2 का ही इस्तेमाल किया। यानी वे जब समुद्री यात्रा करते थे तो अधिकांश नक्शा नंबर 2 जो फ्रांसीसियों ने बनाया था, इसको देख करके ही वो जो है समुद्री यात्रा में सहयोग लिया करते थे, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और सही दिशा में पहुंच सके। आगे नई दुनिया और पुरानी शब्दावली, अगला टॉपिक आपके इसी में जुड़ा हुआ, नई दुनिया और पुरानी शब्दावली। आपको ध्यान देना है, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, समय के साथ साथ सूचनाओं का संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ आपको ध्यान देना, भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता होगा। तो इसमें आपको अभिलेखों के बारे में अगर थोड़ी सी अपन जानकारी करें, अभिलेख कई भाषाओं में मिलते हैं। साथ में आपको आगे ध्यान देना है, जैसे मैं आपको ये टॉपिक बता रहा था, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में भी बदलते हैं। आप थोड़ा सा मैं आपको आपके सामने एक छोटी सी बात रख करके देखता हूँ। सूचनाओं के संदर्भ में यदि हम सूचनाओं के बारे में बात करें तो पहले आपने सुना होगा कबूतर के माध्यम से राजा महाराजाओं के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो लेख लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद आपने देखा पत्र, पोस्ट कार्ड,
अंतर्देशीय पत्र, इनका चलन आया। उसके बाद आपने देखा कि फैक्स से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचाई जाने लगी। उसके बाद यदि आपने तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि साहब इस समय जब से नेट चालू हुआ है, ईमेल की व्यवस्था, ये नेट की व्यवस्था हुई है, टेलीफोन की शुरुआत हुई। टेलीफोन की शुरुआत के बाद में नेट का चलन चलने से ये सूचनाएं मिनटों में, सेकंडों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगे। तो यदि आप थोड़ा सा आकलन पहले का करें और वर्तमान का करें तो आप देखेंगे सूचनाओं में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। इस प्रकार हमारी बोली भाषाओं में भी अंतर आ रहा है। आपको मैं ध्यान दिलाता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है, फारसी के समय भाषा अलग थी, तो आधुनिक फारसी के समय भाषा अलग थी। ये भाषाओं में धीरे धीरे बदलाव होता चला गया और इस प्रकार जो बदलाव होता चला गया, इन बदलावों के कारण हमें वर्तमान और पहले के समय की तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इसी संदर्भ में हमारे जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने सबसे पहले हमारे सामने 1000 वर्षों के पहले के समय की और वर्तमान समय की तुलना करवाते हुए हमें सूचना और भाषाओं के बदलाव के आधार पर किन किन स्थानों को, किन किन देशों को, किस किस व्यक्ति को किस किस नामों से पुकारा जाता था, इस संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक मैंने जो आज आपको समझाया है, आप सभी विद्यार्थी को ये समझ में आने के बाद आप सभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।